अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, पूरी डेरिवेशन करेंगे, रिजल्ट्स को इंटरप्ट देखेंगे, समझाएंगे कैसे आता है। तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, जो फर्मी ने थ्योरी दी, ये बुनियादी तौर पे पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पे बेस कर रही थी। अब लास्ट लेक्चर हमने देखा कि पॉली ने न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस जो दिया, किन क्या क्या उस क्या अजम्पशन थे उसने, क्या न्यूट्रिनो की क्या प्रॉपर्टीज उसने डिफाइन करवाई। तो उसी को बुनियाद बना के उसने कुछ अजम्पशन लिए। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है, ये इंतहाई हल्के पार्टिकल हैं। ये आपके पास प्रोड्यूस होंगे जब न्यूट्रॉन पर जाएगा किसमें, प्रोटॉन में, या वाइस वर्सा, यानी प्रोटॉन जाएगा न्यूट्रॉन में। दोनों मुमकिनात में ये आएंगे आपके पास। मगर एनर्जी कंजर्व रहेगी डी के प्रोसेस में। जो आपके पास बच जाने वाली एनर्जी होगी, यानी पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के फर्क वाली, वो शेयर हो जाएगी बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के दरमियान में। ठीक। और आपके पास चूंकि डॉटर एलिमेंट का मैस इंतहाई इंतहाई ज्यादा होता है, तो उसको किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी, या इंतहाई निग्लिजिबल हम कह सकते हैं। ठीक होगी बात। फिर न्यूट्रिनो की अगर हम बात करें तो उसका रेस्ट मैस जीरो है। ये हम आइडियल केस ले रहे हैं, हकीकत में नहीं होता। तो हम कहते हैं कि इंतहाई 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 कम होगा, किसके लिहाज से, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। ठीक है। अब बीटा डिके को मानो तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोटॉन इमिट होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है एटम से। ठीक है। अब वहां पे अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड एक्ट करती है, किसकी जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जगह। यानी जब आप एटम में देखते हो तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जबकि अब जो हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड होती है, और ये इंतहाई वीक होती है। यानी अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नजर से देखो तो ना होने के बराबर, इंतहाई इंतहाई वीक होगी। ठीक है। तो अब आपके पास, जबकि अगर हम बात करें तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हम यूज करेंगे बीटा डिके को इस्तेमाल करने के लिए। इसमें कोई पैरिटी चेंज नहीं आती, ये भी एक अजम्पशन था। फिर जो न्यूक्लियस है वो मूव करेगा c/10, यानी वेलोसिटी से 10 गुना कम स्पीड पे। ऐसा करने से क्या होगा कि नॉन रिलेटिविस्टिक यानी वेव फंक्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे, कि उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आपको नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक होगी बात। तो ये 7 अजम्पशंस थे हमारे पास, जिनकी बुनियाद पे फर्मी ने थ्योरी को बनाया। अब इसमें जो फर्मी ने फार्मूला इस्तेमाल किया वो फर्मी गोल्डन रूल कहलाता है, जो आप इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हो। जैसे मैंने ऊपर लिखा कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को इस्तेमाल किया, जो हमें क्या बताएगी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट, यानी कि बीटा के जो डिके होने का, उसके जो निकलने का रेट है, वो बताएगी। अगर हम कहें कि उसकी जो मोमेंटम रेंज मैंने डिफाइन की है जो बीटा पार्टिकल की, तो वो पी बी, यानी और पी बी प्लस डी पी पी, एक मखसूस रेंज के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी अब हम चेक करने वाले हैं। ठीक होगी बात। तो वो मैंने, बड़ा पी प्रोबेबिलिटी को जाहिर कर रहा है, छोटा पी भी एक मोमेंटम को जाहिर कर रहा है, डी पी भी उनकी चेंज को जाहिर कर रहा है, 2 पाई बाई HIF होल स्क्वायर DN/DE0। अब बुनियादी तौर पर अगर मैं वन लाइनर सादा सादा पूरा टॉपिक इसी जगह पे समझा दूं, तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए। एक ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है HIF इसकी, और DN/DE0, ये दो वैल्यूज अगर मुझे पता लग गई तो मुझे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट पता चल जाएगा, यानी डिके मुझे पता लग जाएगा बीटा का किस रेट से चल रहा है। ठीक है। अब जरा पहले इनको समझ लें कि ये है क्या। तो DN/D0 ये बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स हैं, यानी इनिशियल और फाइनल सिस्टम जो पर यूनिट एनर्जी इंटरवल एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। आप इसे सादा सादा लफ्जों में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हो। आप इसे स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी कहोगे, जो शेप ऑफ द बीटा स्पेक्ट्रम बताता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी कितने आपके पास स्टेट्स एक इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आप इसे रो ई से भी मेंशन कर सकते हो। तो एक ही चीज को मैंने 3 तरीके से समझा दिया, जैसे आपको आसानी लगे। HIF ये एक मैट्रिक्स एलिमेंट है पोटेंशियल का, इसे हम इंटरेक्शन मैट्रिक्स एलिमेंट भी बोलते हैं, जो आपके पास रिलेट करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट जो इन ट्रांजिशन के बीच में आ रही होती हैं। तो अब यहां पे मैंने इसे HIF को कैसे लिख दिया, आप देखो साई कॉन्जुगेट HψI डीटा। अब इसमें जो साई एफ और साई आई है, ये वेव फंक्शन बता रहा है जो सिस्टम इनिशियल और फाइनल स्टेट में है। इनिशियल का मतलब पेरेंट, फाइनल का मतलब डॉटर।
एच यहाँ पे क्या है, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो बताएगा वीक इंटरेक्शन जो दो स्टेट्स के बीच में होगी। और डी टॉप के पास क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट, हम उसे कह देंगे। ठीक है, तो अब आपको पूरी सारी चीजों का पता चल गया। अब अगर मैं बीटा नेगेटिव डिके देखता हूं तो एक न्यूट्रॉन टूटता है, प्रोटॉन आता है, इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो आते हैं। तो इसका मतलब अब आपको पेरेंट भी पता है, डॉटर भी पता है, यानी इनिशियल स्टेट भी पता है, फाइनल स्टेट्स भी पता है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो साई आई है वो आपको साई बताएगा पेरेंट न्यूक्लियस का, यानी वेव फंक्शन बताएगा पेरेंट न्यूक्लियस का, जिसे हम इनिशियल वेव फंक्शन, इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन बोलेंगे। और साई एफ, अब इसमें चूंकि आपके पास डॉटर में तीन चीजें आ रही हैं तो मैंने तीनों के लिए वेव फंक्शन लिखा कि आपके डॉटर न्यूक्लियस का, बीटा पार्टिकल का और एंटी न्यूट्रिनो का। आप इन तीनों को मल्टीप्ली का फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, साई एफ, साई बी और साई एंटी न्यूट्रिनो के लिए। ठीक हो गया। अब जनाब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो एच था वो हमें, यानी उसकी जो फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन थी एच की, हमें मालूम नहीं थी। तो फर्मी ने क्या सजेस्ट किया कि कांस्टेंट लगाते हैं जिसे फर्मी कपलिंग कांस्टेंट कहेंगे, जी से जाहिर किया, और ये बीटा डिके की स्ट्रेंथ बताएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन के यानी फोटॉन डिके थ्योरी में आता है, तो उसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस जैसा मुमासलत रखता है। तो आप इसकी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका इसकी वैल्यू फिक्स ली गई, कोई इसमें तब्दीली नहीं, 0.9 इन 10⁻⁻⁴ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और फेम्टोमीटर क्यूब में। ठीक, अब आपके पास क्या है कि ये जो ओमिशन है न्यूट्रिनो का और जो ये अब्जॉर्प्शन है, आपके पास एंटी न्यूट्रिनो की अपोजिट मोमेंटम होंगी, इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैंने क्या किया, जो वेव फंक्शन मैंने एंटी न्यूट्रिनो का लिया था उसे रिप्लेस कर दिया न्यूट्रिनो के साथ, क्योंकि वो आपके पास सिमेट्रिकल इक्वेशन बनाएंगे, इससे आपकी इक्वेशन में सिमेट्री आ जाएगी थोड़ी सी। तो अब वो जो आपने एक लिखा था फंक्शन, ये आपके पास आपने उसको लिख दिया इस पैटर्न पे, साई एफ जो था उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, दिस वन, ये वैल्यू आपने इस जगह पे प्लेस कर दिया है। इन सब के ऊपर अब आपने देखा एम आ गया यहाँ पे। एम यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस मैट्रिक्स एलिमेंट है, जैसे एच था बिल्कुल वैसे ही। और ये भी एक ऑपरेटर है, इसकी एक या एक से ज्यादा फॉर्म हो सकती है। नीचे मैंने कुछ फॉर्म लिखी है, वेक्टर के लिए, स्केलर वेक्टर के लिए, एक्सियल वेक्टर, सूडो वेक्टर, टेंसर वेक्टर। तो ये मुख्तलिफ तरह की फॉर्म कैरी कर सकती है, यानी है ऑपरेटर एक। तो अब इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे बीटा का वेव फंक्शन चाहिए, मुझे न्यूट्रिनो का वेव फंक्शन चाहिए। चूंकि उनके ऊपर स्टार डले हुए, तो कॉन्जुगेट भी मुझे उनके चाहिए बेसिक, तो मैं कॉन्जुगेट ही डायरेक्ट देखूंगा। तो न्यूट्रिनो बहुत वीकली इंटरेक्ट करता है। कल मैंने उसकी प्रॉपर्टीज में समझाया था कि ये आपके पास बल्क मटेरियल में बगैर इंटरेक्शन के पास कर जाता है। तो इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि जो न्यूट्रिनो की वेव है वो अनडिस्टॉर्टेड होगी, यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल पे उस पर कोई यानी फर्क नहीं देगा। तो एक प्लेन वेव वाला कंसेप्ट आ जाएगा जिसमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेव नंबर आप जानते हैं k इज इक्वल टू p ओवर h लैम्डा। अब जानते हैं वे डी ब्रॉगली में h कट h लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p था, अगर दोनों तरफ आप 2 पाई से डिवाइड कर दें तो h कट बन जाएगा, लैम्डा कट बन जाएगा। तो यहाँ से 1 ओवर लैम्डा बराबर k की होता है, तो मैंने ये फैक्टर इस तौर पे लिख दिया। अच्छा जी, तो आपके पास अब वेव फंक्शन आपने लिख दिया कॉन्जुगेट में 1 ओवर स्क्वायर रूट वी एक्सपोनेंशियल माइनस योटा एच कट पी वी डॉट आर के। अगर हम वेव फंक्शन अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अब क्या है जनाब, तो हम कहेंगे कि आपके पास वो जो लाइट न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस में निकलेंगे, जिनकी एनर्जी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होंगे, तो इफेक्ट ऑफ कूलम फील्ड जो होगा वो इजेक्टिव इग्नोर कर देंगे हम, यानी हमने कूलम इंटरेक्शन नहीं ली, यानी इलेक्ट्रॉन निकला उसने जो इंटरेक्शन करनी थी वो हमने इग्नोर कर दी है। ठीक है, तो ये जो बीटा वेव्स या इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं इनको हम प्लेन वेव के तौर पे ही लेंगे। ठीक है, यानी अनडिस्टॉर्टेड वो जा रहे हैं एक तरह से। तो अब आपके पास चूंकि मैंने कॉन्जुगेट लिया तो इसलिए साथ में नेगेटिव आ गया। अगर आप सादा वेव फंक्शन लेते तो सिर्फ योटा ओवर एच कट आना था, नेगेटिव नहीं साथ में आना था। ठीक है, तो अब पी बी अब यहाँ पे बीटा के लिए आ गया डॉट आर के। आर यहाँ पे वी क्या है, ये आप 1 ओवर स्क्वायर रूट वी देख रहे हैं, ये होल वॉल्यूम के लिए आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरे सिस्टम को रखा हुआ है जो नॉर्मलाइजेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ पे पी वी है, ये मोमेंटम है न्यूट्रिनो का, और ये पी बीटा है, ये मोमेंटम है बीटा पार्टिकल का। आर यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है। अब ए और बी की ये वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में लगा देते हैं, तो आप देख सकते हो हम वो जब इक्वेशन 2 में लगाएंगे तो ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी। अब अगर आप देखो इनमें से कुछ चीजें कॉमन भी ली जा सकती हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट वी कॉमन लिया जा सकता है, आर आर कॉमन लिया जा सकता है। तो आपके पास ये इस तरीके से इकट्ठा करके लिख दिया गया।
यानी दोनों की वैल्यूज लगी, फिर उनमें से जो चीजें कॉमन थी वो कॉमन लेके इस तरह फैक्टर बना दिया गया। अब जिस चीज को मैंने, ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है, इसको एक्सपैंड करता हूँ टेलर सीरीज से। तो आपने ओपन कर दिया, आपने जो अगली वाली हायर सीरीज लिखी है ये हम निग्लेक्ट कर देंगे, ये इंतहाई यानी आपके पास स्मॉल वैल्यूज आएंगी, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, 1 के बराबर इसे ले लेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर जो 3 है इस शक्ल में अब आ जाएगी, ठीक है। और इससे आप G/V लिख सकते हो, और ये सारी चीज जो आप इंटीग्रल के अंदर लिखी है इसे MIF लिख सकते हैं। आपने देखना है जब आपने इक्वेशन नंबर दे ये बनाई थी ना यहाँ पे दी, ये तो आपके बीच में H था, तो आपने इसे HIF लिखा था। अब बीच में अगर M आ गया है तो आप इसे MIF लिख दोगे, ठीक है। MIF क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट है ना, फाइनल इनिशियल स्टेट वेव फंक्शन का, ठीक है। और ये आपके पास अब एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मोमेंटम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमें ट्रांजिशन बताएगा, और ये बताएगा कि जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, वो एनर्जी डिपेंडेंट होंगी, क्योंकि उनके अंदर ये वाली टर्म आ रही है, क्योंकि हमने उसे अब 1 के बराबर लेके अज्यूम कर लिया है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन के बारे में बताएगी ये टर्म, ठीक। अच्छा जी, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात करें, DN/DE0 है, तो आपने इसे स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी कहा, ये बताएगा पॉसिबल स्टेट्स, जो आपके फाइनल स्टेट्स हैं, जो फेज स्पेस के अंदर आएगी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड के अंदर। तो अब आप कहोगे नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं पार्टिकल की, जिससे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक वॉल्यूम के अंदर जिसका मोमेंटम लाई करेगा P+DP में, तो आपके पास वो जो नंबर आ जाएंगे DN आ जाएगा वॉल्यूम 4πp²dp/h³। तो बीटा पार्टिकल्स के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप जो मोमेंटम है वो भी बीटा पार्टिकल का लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब न्यूट्रिनो के लिए कहेंगे तो मोमेंटम न्यूट्रिनो का लेंगे। अब आपके पास चूंकि बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दोनों को इकट्ठा करके लिखी जा सकती हैं। तो ये आप दोनों ने इकट्ठा कर दिया, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसे सिंप्लीफाई वर्जन में लिख सकते हैं 16 पाई स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर h⁻⁶ आ जाएगी। तो पी बीटा का स्क्वायर, पी न्यूट्रिनो का स्क्वायर, डीपीबी और डीवी। अब आपके पास ये यानी वो तमाम स्टेट्स बता रहा है जो फेज स्पेस में इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल या न्यूट्रिनो कैरी करेंगे, ठीक है। अब आपके पास पर यूनिट एनर्जी इंटरवल अगर हम देखें तो DN/DE0 कर देंगे, तो लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर दिया, राइट साइड पे भी डिवाइड कर दिया। तो अगर जो टोटल अवेलेबल एनर्जी है अगर हम वो देखें तो वो वही होगी जो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल के पास है, क्योंकि जो न्यूक्लियाई बनना था, हैवी न्यूक्लियाई, हमने कहा था वो तो कोई किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी रिसीव नहीं करेगा। तो आपके पास इसका मतलब जो अवेलेबल एनर्जी है वो दो ही पार्टिकल्स के पास है, बीटा और न्यूट्रिनो के पास। तो अब ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैं कह देता हूं कि जो बीटा पार्टिकल है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर एनर्जी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की मैं कांस्टेंट कर देता हूं। यानी मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये चेक करूं कि एक मखसूस एनर्जी वाले जो बीटा पार्टिकल हैं वो कितने आएंगे एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैं उनकी वैल्यू क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट कर रहा हूं। तो इक्वेशन सी को जब आप डिफरेंशियल करोगे तो DE0 बराबर आ जाएगा DVE, क्योंकि बीटा की एनर्जी तो कांस्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। तो अब आप एक और रिलेशन भी जानते हैं, EV/E² प्लस P² C² प्लस m0² रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में आपने ये पढ़ी होगी इक्वेशन। अब मैं इसे न्यूट्रिनो के लिए लिख रहा हूं। अब चूंकि हम जानते हैं रेस्ट मास न्यूट्रिनो का 0 है, तो इस इक्वेशन में जो सेकंड फैक्टर है ये खत्म हो जाएगा आपके पास, क्योंकि रेस्ट मास तो आपने 0 कंसीडर किया हुआ है। तो EV बराबर आ जाएगा PV² C² के, दोनों साइड का स्क्वायर खत्म किया जा सकता है, यहां से EV लिया जा सकता है E0 EB माइनस EV के, वो वैल्यू इस रूप में आ जाएगी। इक्वेशन हमने आगे जाके इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने पहले बता दिया यहाँ पे। फिर आपके पास जब आप इसका डिफरेंशियल उठाओगे तो DEV भी आ जाएगा CDPC के, ये इसे मैंने इक्वेशन E कह दिया है। अब ये जो आपने E और D को E को यूज करेंगे D में, तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है 1/C बराबर आ जाएगा DPV/DE0, ये भी हमने यूज करना आगे चल के। तो जैसे मैंने लिख दिया कि आपने CDEF को यूज करना है 5 के अंदर, तो ये इक्वेशन नंबर 5 थी, इसके अंदर वो सारी वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दी जो आपने यहाँ से निकालनी है, यानी C वाली से, D वाली से, E वाली से, F वाली से, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस हो गई, ठीक है। अब आपके पास वो रिप्लेसमेंट लग चुकी है, सारी वैल्यूज इसके अंदर आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो 4 और 6 है, इसे आपने, ये 6 बनी पहले 4 बनी थी, इसे इक्वेशन 1 में डाल देना। ये इक्वेशन 1 है, यानी वो जो जहां से मैंने कहानी शुरू की थी, HIF की वैल्यू लग जाएगी, DN/DE0 की वैल्यू लग जाएगी। वो कलर मैंने हाईलाइट रखे, वही कलर रखे जो मैंने वैल्यूज प्लेस की हैं। अब आपके पास यानी कि HIF की वैल्यू भी थी, DN/DE0 की वैल्यू भी थी, वो लग गई। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा अरेंजमेंट
करनी है, जो चीजें कटती हैं वो काट दें, वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर से कट जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम से कट गया, 2 पाई ये 16 पाई स्क्वायर 2 पाई की पावर 6 ये कट के सिर्फ आपके पास 2 पाई क्यूब रह जाएगा, एच आपके पास ये h6 h7 हो जाएगा, बाकी चीजें आपने अरेंज करके लिख दी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब यहां से हुआ क्या कि कूलम ने करेक्शन की, क्योंकि हमने अब तक जो दिया था कूलम इंटरेक्शन को हमने निगलेक्ट किया था। ठीक है, अब अगर आपके पास अगर हम कहें कि ये रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स किया जाए तो आपके पास जो प्लेन वेव है बीटा पार्टिकल की वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि हमने तो पहले अनडिस्टॉर्टेड प्लेन वेव का कंसेप्ट लेके चले थे। तो डिस्टॉर्टेड कूलम वेव फंक्शन हम लगाएंगे तो उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का, जिसे हम फर्मी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, एफ जेड ई बीटा के तौर पे लेंगे। ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये रेशियो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस की डेंसिटी एट इंफिनिटी पे। इसका टूल आपके पास ये बनता है। अच्छा, रिलेटिविस्टिक अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू, यानी अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी लगा के इससे इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो एफ जेड ई बीटा आ जाएगा 2 पाई ईटा 1 माइनस 2 ई की पावर माइनस 2 पाई ईटा के। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम ड्राइव करें तो वो आ जाएगी जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच न्यू के, ये बीटा नेगेटिव के लिए है, और जब बीटा पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब बीटा नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, बीटा पॉजिटिव के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब हमने चूंकि मल्टीप्लाई करना है इसको इक्वेशन 7 के साथ, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाईलाइट करके मल्टीप्लाई हुआ हुआ है बीच में। ठीक है, अब बाकी चीजें जो कांस्टेंट है ये मैंने इकट्ठे साइड पे कर दिया और ये फैक्टर लिख दिया। ये इक्वेशन 8 बुनियादी इक्वेशन बनी हमारे पास बीटा डिके की, जो फर्मी की डेरिवेशन से आती है। अब अगर हम इसकी ग्राफिंग करें तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आएगा वेरी लो इलेक्ट्रॉन जो पोजिट्रॉन का, वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। कूलम करेक्शन से क्या हुआ कि हमें पता चलता है कि जो बीटा नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बीटा पॉजिटिव की यानी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है लो एनर्जी के ऊपर, और जो कूलम फोर्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता शेप ऑफ एनर्जी, यानी आप देख सकते हैं सेम शेप बन रही है आपके पास कूलम फोर्स के इफेक्ट, यानी कोई उसका लॉस नहीं होता उसका स्पेक्ट्रम पे शेप में। अब क्या है कि जनाब जब आप क्यूरी प्लॉट बनाते हो तो क्यूरी प्लॉट बुनियादी तौर पे क्यूरी फंक्शन और बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट बनता है। तो वो प्लॉट अब आपने बनाना है, तो ये बुनियादी तौर पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उसको जो 1936 में क्यूरी ने सजेस्ट किया वो है। अब ये इक्वेशन 8 के अंदर सी खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल का काम आ जाएगा। आपने ई नॉट माइनस ई बी स्क्वायर को एक तरफ रखना है, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जानी है, तो वो मैं ले गया दूसरी तरफ। फिर स्क्वायर खत्म करना है तो दूसरी तरफ सारों पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये जो जजर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ये क्यूरी फंक्शन कहलाता है, इसे हम के कहेंगे, और के प्रोपोर्शनल आ गया ई नॉट माइनस ई बीटा के। तो ये जो ग्राफ बनेगा के और बी बीटा के बीच में ये स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट आ रहा है। ठीक है, जो एनर्जी को कट करेगा ई नॉट पे थ्योरेटिकली। ठीक है, अब जब हम इसमें न्यूट्रिनो के मैस को देखते हैं तो आपके पास जो शुरू में ग्राफ बनाए गए क्यूरी प्लॉट्स बनाए गए वो नॉन लीनियर थे, जबकि हमारी थ्योरी के मुताबिक वो लीनियर होने चाहिए थे। क्यों? हमारा अजम्पशन था कि न्यूट्रिनो का रेस्ट मैस 0 है, जबकि हकीकत में तो ऐसा नहीं है। मगर अगर हम रिलेटिविस्टिक मैस की करेक्शन ले आए, यानी उसका जो निग्लिजिबल मैस जितना भी है उसे भी काउंट कर लें, तो आपके पास ये देखा जा सकता है कि जो क्यूरी है आपके पास क्यूरी का प्लॉट है वो एंड पॉइंट पे स्ट्रेट नहीं है बल्कि टर्न कर जाता है। ठीक है, इंटरसेक्ट, ये देख सकते हैं नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर गया लीनियर होने की बजाय। तो आपके पास यानी ये चीज एक बेसिक अप्रोच आ गई। फिर इसमें करेक्शन करनी पड़ी थी। अब आपके पास ये करेक्शन फैक्टर मैंने लगा दिया बीच में कि अगर आप रिलेटिविस्टिक मैस भी ऐड कर देते हो तो ये इक्वेशन नंबर 9 वाला टूल बनेगा। अगर आप इसके तहत ग्राफिंग करोगे तो ये एग्जैक्ट अच्छे एग्रीमेंट आ जाता है, यानी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ एग्रीमेंट आता है। फिर इसमें हम देखेंगे कंपैरेटिव हाफ लाइफ का कंसेप्ट, जो इक्वेशन 8 बुनियादी इक्वेशन बनी थी, जो मुझे प्रोबेबिलिटी पर सेकंड बता रही थी कि बीटा पार्टिकल के जो प्रोबेबिलिटी है पर सेकंड एक मखसूस मोमेंटम रेंज वाले बीटा पार्टिकल्स की। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पर सेकंड निकालनी हो तो आपको 0 से पी मैक्सिमम तक देखना पड़ेगा। ये तो एक मखसूस रेंज के अंदर आपने पहले निकाला ना, इक्वेशन नंबर 8 जो बनाई वो बताया कि इस मोमेंटम रेंज के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बीटा पार्टिकल के निकलने की पर सेकंड। मगर कोई आपसे कहे नहीं जी सारे बताओ कि सारे बीटा पार्टिकल जितने भी मोमेंटम के अंदर है 0 से पी मैक्सिमम तक की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा बराबर है नेचुरल 2/t हाफ, तो 0 से p मैक्सिमम pb और आपके पास dpp। लैम्डा अगर आपको याद हो डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने वही पर सेकंड में ही पढ़ा था ना, तो ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जनाब ये वैल्यूज आपने लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर देनी है।
ये सारी की सारी। तो अब आपके पास ये फैक्टर इस तौर पे, यानी इसे रिड्यूस मोमेंटम और रिड्यूस एनर्जी का टूल इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन इस तौर पे आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ से एक स्टेप मैंने आई थिंक मिस कर गया हूँ, वो अलबत्ता रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट, यही आपके पास ये फैक्टर दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आपने इसको वैल्यू को प्लेस कर सकते हो इस जगह पे, ये जो आपके पास इंटीग्रल की आंसर है, इंटीग्रल की वैल्यू लगा दी आपने, सी से कट के वो C4 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, टी हाफ को क्रॉस कर लेना है, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये आपके पास टूल बन जाएगा। नेचुरल की वैल्यू 0.93 आ जाएगी। ये नीचे जो रेड कलर का हाईलाइट किया है, इसे टी नॉट, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, टी नॉट MIF आ जाएगा स्केयर, ये साथ में वो फैक्टर वैसे ही चल रहा है। तो ये आपके टी नॉट यहाँ पे यूनिवर्सल टाइम कांस्टेंट के तौर पे आएगा, FT हाफ कंपिटेटिव हाफ लाइफ के तौर पे आ जाएगा। ये हमें बताएगा कि जो आप बीटा डिके की प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट न्यूक्लियाइस के लिए, आप उसे कैसे देख सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।